अब देखिए, साम्यावस्था का एक और सवाल आ सकता है जिसमें वस्तु हिंज किया, मतलब किल जहाँ पे लगा होगा, जो अक्ष है उस पर भी बल लगता है। इस बारे में आपको थोड़ी बात पता होनी चाहिए। तो आगे का जो भी सवाल है वो इस पॉइंट पर, इस कंसेप्ट पे बेस्ड होगा कि देखिए ऐसा मान लीजिए ये ऐसे घूम रहा है इस पर, या ऐसे आपने रोक रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने कील लगा रखा है, ये इसकी अक्ष हो गई है, तो यहाँ पर फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। क्या फोर्स होगा देखिए ध्यान से। एक फोर्स, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस फोर्स की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं। जो ये कील ने लगा रखा है इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, दो घटक ले सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया वर्टिकल और एक हो गया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है, हिंज रिएक्शन, ये इसको टूट कर जाने नहीं देता है। तो कोई भी वस्तु अगर घूमता है ना किसी अक्ष पर, तो जहाँ आपने कील लगा रखा है वो बल भी लगाता है, जहाँ आपने कील ठोक रखा है वो फोर्स लगा रहा है, वो उसको टूट कर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो किस दिशा में लगा रहा है वो आपको पता नहीं है, तो आप इसके दो घटक ले लेते हैं, दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। फिर आगे की इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर इसी पे बेस्ड मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं, पहला सवाल कि मान लीजिए यहाँ से एक ऐसे हिंज किया हुआ है, ठीक है, और ऐसे आपने इस तरह से ऐसे टेढ़ा कर रखा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और आपने फोर्स ऐसे लगाया F, जो कि यहाँ से 30 डिग्री पर है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कितना फोर्स इसको लगाएं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, कितना फोर्स इसको लगा के रखने की जरूरत है, इक्विलिब्रियम रहे, है ना, साम्यावस्था रहे, है ना, साम्यावस्था बनी रहे, तो कितनी फोर्स चाहिए। अगर इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि F ऊपर है और mg यहाँ लग रहा होगा, तो आपको mg फोर्स चाहिए होगा, F की वैल्यू mg के इक्वल होगा, लेकिन ये मिस्टेक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ भी फोर्स डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। मुझे पता नहीं है कि किधर होगी, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, या हो सकता है इधर आए ही ना। तो आप हमेशा इसे क्या करो, दो कंपोनेंट ले लो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा अब सुनो, क्योंकि ये साम्यावस्था दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स 0 लिखेंगे तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो ऊपर वाला फोर्स क्या है, RV प्लस mg प्लस F, तो इसीलिए ये mg के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे RV प्लस F, ऊपर हो गया दोनों और नीचे mg है, इक्वल्स टू mg। ये आपने x डायरेक्शन में लिखा। अब y डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, इसका कोई कॉम्पोनेंट इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल दिया हुआ है सवाल में। तो इसका मतलब ये RH क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, RH इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसीलिए आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। तो मैंने कहा था कि हमेशा उस पॉइंट को लिया करो जहाँ से मैक्सिमम फोर्स पास हो रहे हो, तो आपके लिए काम आसान होगा। तो आप ये एक्सिस के अबाउट ले लीजिए, एक्सिस के अबाउट, तो नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो यहाँ पर आप नेट टॉर्क 0 कर दीजिए, तो इसके भी टॉर्क 0 हो गया, तो केवल इन दोनों का टॉर्क रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है। तो ये एंगल देखिए क्या होगा, और ये एंगल देखिए, तो इसका कॉस इधर जाएगा और साइन इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर क्या होएगा, F साइन 30, ठीक है, इंटू L, सही है।
अब mg की बात कर लें तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, है ना, तो इधर cos होगा तो इधर sin होगा, तो mg sin 30, ठीक है, ये cos है तो इधर sin होगा। अब इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में और इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों टॉर्क ऑपोजिट है, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस है और मिलकर टोटल 0 हो रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि इधर वाला टॉर्क इधर वाले टॉर्क के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं F sin 30 इंटू L, ये वाली पूरी दूरी कितनी है L, और mg का लिखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है L/2, तो इसको लिखोगे mg sin 30 इंटू L/2, है ना, ये दूरी कितना है L/2 है, ये बिल्कुल आधा पर ही तो लगेगा ना, ये सेंटर ऑफ मास पे लगता है mg, ठीक है, तो यहाँ से L sin 30 कैंसिल हो गया, तो F का मान क्या आ गया mg/2 आ गया, तो मतलब आपको mg नहीं चाहिए, mg/2 चाहिए, ठीक है ना, तो mg/2 F चाहिए। अगर मैं एक सवाल और पूछता कि बताइए यहाँ पर किलकित बिंदु पर बल कितना लग रहा है, जहाँ पे किल लगा हुआ है वहाँ पे बल कितना लग रहा है, तो ये दोनों जुड़कर इसके बराबर था, तो F का मान अगर mg/2 है, इसका मतलब RV का मान भी mg/2 होगा, तभी तो ये दोनों जोड़कर mg बनेगा, तो इसका मान कितना आ गया mg/2 और इसका मान कितना आ गया 0, इसका मतलब किलकित बिंदु का बल कितना है केवल mg/2, ठीक है। तो RV की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं कि RV बराबर mg/2 हो गया और RH बराबर 0 हो गया, तो R का मान क्या होगा √RV का स्क्वायर और RH का स्क्वायर, तो वो तो है ही नहीं, तो एक 0 आ गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो इसका रिजल्टेंट लिखेंगे आप RV स्क्वायर और RH स्क्वायर, ये हो गया R, ये हिंज रिएक्शन किसने लगाया, कील, जहाँ पे आपने कील लगा रखा है उस बिंदु पर ये बल निकल के आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया mg/2, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, इसी कंसेप्ट पे बेस को लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए, इस बार जो छड़ है उसको रस्सी से बांध कर रखा गया है और यहाँ पर एक किलकित बिंदु है, यहाँ पे किल से इसको ठोक दिया गया है, ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है कि बताइए किलकित बिंदु पर बल कितना लग रहा है, मतलब यहाँ पे हिंज जहाँ किया गया है उस हिंज पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये सवाल है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो आप लिख लीजिए। तो इसके सेंटर ऑफ मास पर आपको अलग से इसको बनाना है चित्र इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन, और यहाँ क्योंकि आपको पता नहीं है किस दिशा में लग रहा है तो हमेशा दो फोर्स ले लीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे, हो सकता है इधर भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया R वर्टिकल, ये हो गया R हॉरिजॉन्टल, सही है। तो क्योंकि जो छड़ है ये साम्यावस्था में है ना, ये साम्यावस्था में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0, तो नेट फोर्स अगर 0 करते हैं आप, नेट फोर्स 0, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर और दायां वाला फोर्स बाएं वाले फोर्स के बराबर, तो इस दिशा में तो कोई बल ही नहीं है, देख लीजिए, इसका मतलब RH की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और ऊपर वाला फोर्स क्या लिखोगे RV प्लस T इक्वल्स टू mg, ठीक है, नेट फोर्स 0। अब क्योंकि नेट फोर्स 0 है इसलिए नेट टॉर्क 0 किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो आप, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 ले लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स है और यहाँ से पास होगा। लेकिन सवाल में दिया है कि आपको किलकित बिंदु पर ही बल ज्ञात करना है, तो फिर मैं टेंशन क्यों निकालूं, टेंशन तो पूछा ही नहीं गया, तनाव तो पूछा ही नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ नहीं लूँगा इस बार यहाँ पे लूँगा, तो ये हो गया मेरा A, ठीक है। तो लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट A इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि ये साम्यावस्था है तो किसी भी बिंदु पे ले सकते हो, पर क्योंकि आपको यही ज्ञात करना था, ये नहीं करना है, इसलिए मैं एक और इक्वेशन नहीं लिखूंगा, एक ही इक्वेशन में आ जाएगा। तो इसके अबाउट टेंशन का टॉर्क 0। अब
इसकी वैल्यू पता चल गई कि इसकी तो कुछ होगी नहीं, इनफैक्ट अगर होती भी तो इसके कारण कोई टॉर्क आता ही नहीं, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो इसी से पास हो रही है। तो R सदिश और F सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री, तो उसके कारण टॉर्क नहीं आएगा। तो अगर होता भी, वैसे तो आपने प्रूव कर दिया कि ये 0 है, होता भी तब भी नहीं आता, तो आप क्या लिखोगे, केवल RV लिखोगे। तो RV इंटू कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, L। अब इसकी दिशा देखिए, इस बिंदु के सापेक्ष इसको घुमाने की जो टेंडेंसी है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमा रहा है। और mg का टॉर्क अगर इसके अबाउट लोगे तो ये इसको नीचे घुमा रहा है, तो ये ऊपर घुमा रहा है, ये नीचे घुमा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस, तो क्यों ना मैं उधर ही लिख दूँ mg L/2, ठीक है। तो ये नीचे की ओर है, तो ये नीचे की ओर है, तो ये दोनों इसलिए इक्वल और ऑपोजिट हो गए। तो यहाँ से L और L हो गया कैंसिल, तो RV की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg/2 की, ठीक। तो नेट फोर्स कितना आ गया, R बराबर √RV का स्क्वायर RH का स्क्वायर, ठीक है। तो RH तो 0 है, RH 0 है, तो RV की वैल्यू बस एक ही रह गई, तो वो कितना आ गया, mg/2, ठीक है। अगर आपसे तनाव भी पूछ देते, बताइए टेंशन के कितना है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ से देखिए, इन दोनों मिलकर mg है, तो mg/2 है, तो टेंशन भी mg/2 होगा। तो टेंशन भी हो गया mg माइनस RV mg/2, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं जिनको आपको एक इक्वेशन कम पढ़ने पर दूसरी इक्वेशन कहाँ से आप बैठाते हैं, टॉर्क से, बल आघूर्ण से, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा टॉर्क की डायरेक्शन किधर कैसे लेते हैं, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव लेते हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट। तो बल की डायरेक्शन किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव लेते हैं, समझ आ गया आपको, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझिए बात को, अभी तक साम्यावस्था चल रहा था, अभी तक नेट फोर्स 0 था, तो नेट टॉर्क 0 हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन अगर साम्यावस्था लिखा है तब तो होना ही पड़ेगा, नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 दोनों होगा, क्योंकि साम्यावस्था लिखा रहेगा। अगर साम्यावस्था नहीं है, मतलब नेट टॉर्क 0 नहीं है, जैसे नेट फोर्स 0 नहीं होता था तो किसके इक्वल होता था, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का सेकंड नियम था कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। उसी तरह से आने वाला जो भी कंसेप्ट है उसमें आप लिखेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ होगा, समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक यही है कि अब अगर साम्यावस्था नहीं है तो टॉर्क में और अल्फा में क्या रिलेशन, वहाँ अल्फा आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन था F इक्वल्स टू ma, यहाँ पर नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हो जाएगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए अब साम्यावस्था नहीं रहेगी, अब क्या होगा कि निकाय में वस्तु जो है वो घूर्णन गति में आ चुका होगा, ठीक है। तो कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है उसमें और टॉर्क में, टॉर्क मतलब जो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें क्या संबंध होगा इसको समझते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा है कि न्यूटन का सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से हमने क्या डिराइव किया था कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही हुआ था, है ना। अब सेंटर ऑफ मास में हमने ये पढ़ा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये एक्सटर्नल ही है ऑफ कोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी पूरे निकाय की वही एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि ये ट्रांसलेशन मोशन की बात हो रही है, तो ये ट्रांसलेशन की बात है, ठीक है। लेकिन रोटेशन के लिए हमने क्या सीखा कि घुमाने के लिए आपको फोर्स तो चाहिए, पर उस फोर्स का क्या होता है, टॉर्क होता है, और टॉर्क होता है R क्रॉस F। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें
और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। मतलब कोण भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है दूरी के साथ साथ, ठीक है। तो अगर आप बल आघूर्ण लगाएंगे मतलब टॉर्क लगाएंगे तो आपको लिखना होगा नेट एक्सटर्नल टॉर्क। वैसे ही ये अधूरा बात हो गया, किसके अबाउट, किस अक्ष के सापेक्ष, ये भी जरूरी है। तो मान लीजिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ए है, कोई भी एक अक्ष ए है, तो वो हो जाएगा मास का यहाँ पे रोल किसके साथ आपने मिलाया था रोटेशन में, तो आपने द्रव्यमान को मिलाया था जड़त्व आघूर्ण पे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई, किसके अबाउट, तो जिसके अबाउट आप नेट टॉर्क ले रहे हो, तो अबाउट ए, मान लीजिए ए आपने लिया, इनटू अल्फा। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे नेट टॉर्क अबाउट ए इक्वल्स टू आई अबाउट ए इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क, सही है, ऐसे लिखेंगे, है ना। एक और बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आता था, इंटरनल फोर्स के कारण कोई एक्सेलरेशन नहीं आता, उसी तरह यहाँ भी है। इंटरनल टॉर्क जो आंतरिक बलाघूर्ण होगा, इंटरनल टॉर्क जो होगा उसके कारण नेट इंटरनल टॉर्क हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो इसके कारण आपको कभी भी अल्फा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पूरे निकाय की बात कर रहे हैं। तो पूरे निकाय यानी पूरे सिस्टम में नेट टॉर्क जो होगा वो केवल एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही आएगा, बाहरी बल या बाहरी टॉर्क के कारण ही कोणीय त्वरण आएगा, ठीक। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए अभी तक मैं जो करा रहा था उसमें इसको कील लगा दे रहा था, यहाँ पे किलकित था ये, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे रस्सी यहाँ से हटा दें, मैंने रस्सी लगाया था अभी इसके पहले, तो साम्य अवस्था मिल गया था। तो अगर आप रस्सी यहाँ से हटा दें तो ये घूमना शुरू करेगा। तो किस त्वरण से घूमेगा, अगर ये निकालना है आपको, तो ये जो त्वरण है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर भी एक फोर्स डेवलप हो जाता है, और इस जगह पर क्या है, mg है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सिस हो गई, ये अक्ष हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सिस है, तो मैं फिक्स एक्सिस अभी पढ़ा रहा हूँ, फिक्स एक्सिस जो है वो फिक्स रहेगा, अक्ष घूमेगा नहीं। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये केवल फिक्स एक्सिस के लिए है। फिक्स एक्सिस मतलब अनएसेलरेटेड एक्सिस, जो अक्ष है वो त्वरित नहीं होना चाहिए। अगर अक्ष भी त्वरित हो गया तो फिर आपको स्यूडो का भी टॉर्क लेना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स का, छद्म बल का भी बलाघूर्ण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो चर्चा बाद में होगी। तो अभी तक आपकी जो एक्सिस है वो फिक्स रहेगी, वो नहीं चलने वाला। तो ये फिक्स एक्सिस है, तो आप हमेशा इसके अबाउट ही लिखेंगे, क्योंकि इसी के अबाउट अल्फा आने वाला, इसके अबाउट ये घूमने वाला है ना। तो ये अल्फा आपको ज्ञात करना है कि बताइए इसका अल्फा कितना है। तो आप इस एक्सिस के अबाउट अल्फा निकाल रहे हैं, तो टॉर्क अबाउट ए लेंगे और आई अबाउट ए लेंगे और फिर उसको अल्फा लिखेंगे। तो ये नेट ही है, नेट टॉर्क। तो देखिए यहाँ जब आप लिखते हैं तो इन दोनों बल के कारण, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले के कारण 0 हो गया टॉर्क, क्योंकि आप यहीं पहुँच गए। तो केवल क्या बचा, mg बचा। तो आप लिखेंगे mg इनटू ये वाली दूरी कितनी है, l/2। अब सुनिए, जो मैंने आपको इतने मेहनत से 2-3 लेक्चर में सिखाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाने, वो इन्हीं सवालों को समझने के लिए निकलवाया था, कि जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा तो आगे का काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। तो ये एक छड़ी है जिसका मास m है, लेंथ l है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो छड़ी का या एक रॉड का वन ऑफ द एंड्स पे, एक कोने पर कितना आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो आया था ml² / 3 आया था,
सेंटर ऑफ मास पे ml²/12 आया था। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है पर टॉर्क आप इसके अबाउट ले रहे हो। समझ में आ रहा है? घूम कहाँ रहा है, वही एक्सिस लेना है आपको। तो घूम इस एक्सिस के अबाउट रहा है, इसको आपने फिक्स कर दिया ना, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो क्योंकि ये इस तरह से घूम रहा है तो बल कहाँ लग रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में सहायता नहीं करता है। किसके अबाउट घूम रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हेल्प करता है, और वहीं पर आपको नेट टॉर्क भी लेना है। तो नेट टॉर्क आपने इसके अबाउट लिया पर इस फोर्स का टॉर्क निकला, ठीक है। तो यहाँ फोर्स लग रहा है तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ये गलत हो जाएगा आपसे। जहाँ पे जिसके अबाउट आप टॉर्क लेते हैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट लिए इनटू अल्फा, तो m और l कट गए तो क्या आ जाएगा 3/2 g/l इक्वल्स टू अल्फा, ये आ गया, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध ये होता है f इक्वल्स टू ma। तो अब ये इस अल्फा से घूमना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये इसकी अल्फा इस समय की है, इस समय की अल्फा है। अगर आपसे पूछता कि बताइए यहाँ से 37 डिग्री नीचे चला गया है तब कितना अल्फा होगा, ये ज्ञात कीजिए। यहाँ से वो नीचे चला गया 37 डिग्री ऐसे, तब ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो अब इसका अल्फा क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो फिर से आपको करना क्या है, mg लगेगा बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर, बिल्कुल यहाँ पे लगेगा mg, सही है। और इसके अबाउट आपको निकालना है अल्फा। तो अब जब आप टॉर्क लेंगे ना, तो टॉर्क ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है ना। ये आप सीधा ऐसे भी टॉर्क निकाल सकते हैं, mg को पीछे ले जाइए, ऐसे पीछे ले जाइए, ठीक है। पीछे ले गए तो आपके लिए ये बन गया मोमेंट आर्म, उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं। आर परपेंडिकुलर जो है ना मोमेंट आर्म कहलाता है। अच्छा, तो इसको पीछे ले गए, ये हो गया आर परपेंडिकुलर। तो ये दूरी कितना है l/2, ये 37 है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, देखो ध्यान से, ये 90 है, ये इसके सामने वाला हो गया, सही है। तो ये l cos थीटा हो गया। तो इसको लिखोगे mg इंटू l/2 cos 37, और फिर से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ml²/3 इंटू अल्फा, ठीक है। मैंने देखो फोर्स के कंपोनेंट नहीं किया इस बार, मैंने फोर्स को पीछे ले लिया और आर परपेंडिकुलर मुझे करना आसान पड़ा तो मैं वो कर लिया। एक ही बात है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से m और l को काट लो, m और l को काट लिया मैंने। तो साइन cos 37 कितना होता है 4/5, तो 4g/5 2 10, ठीक है। और ये 3 आ गया ऊपर, तो इंटू 3 चला गया उधर। अच्छा, और l आके यहाँ पे डिवाइड हो गया इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो इसको काट लीजिए 2 बार में, 5 बार में, तो 6/5 g/l इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। इसमें ऐसे आया, इसमें ऐसे आया। तो हमेशा आपको क्या देखना है, नेट टॉर्क देखना है, किसके अबाउट, जिसके अबाउट वो घूम रहा है, और उसी के अबाउट फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना है, तो अल्फा आ जाएगा। अब अगर एक से ज़्यादा बल लग रहा होता तो फिर सभी फोर्स का आपको नेट टॉर्क लेना पड़ेगा। हो सकता है एक उल्टे दिशा में घुमा रहा हो, तो किसको प्लस लोगे किसको माइनस, अब आपके पास आज़ादी नहीं रहेगी। तो आप नेट टॉर्क जब लिखते हैं तो अल्फा की दिशा में जो टॉर्क आएगा वो प्लस होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे ए की दिशा में जो फोर्स आ रहा था उस फोर्स को प्लस मान रहे थे। उसी तरह से अल्फा की दिशा में, जिस दिशा में वो घूम रहा होगा, जो छड़ घूम रहा है या फिर कोई भी वस्तु घूम रही है, तो उस वस्तु के अल्फा के दिशा में जो टॉर्क बनेगा उसको प्लस लोगे, और अल्फा के विपरीत दिशा में जो टॉर्क बनेगा उसको माइनस लोगे, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको अप्लाई करेंगे आगे, ठीक है।
तो बच्चों अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम में ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। गिरनी ब्लॉक निकाय जो है इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या नया सीखेंगे, यहाँ जो सीखेंगे वो दो नई बातें सीखेंगे। क्या? देखिए, अभी तक आप जो भी लेते थे गिरनी या ये जो पुली है, इसको जो आप लिया करते थे, इसका कोई मास नहीं होता था, है ना। इसको मासलेस मान लेते थे, द्रव्यमान रहित मान लेते थे, इसकी मास नहीं होती थी। लेकिन अब इसकी मास लेंगे, है ना। इसका मास m है, मान लीजिए इसकी रेडियस भी r है और ये इस प्रकार यहाँ से ऐसे फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब रस्सी आप लगाओगे, ऐसे रस्सी लगाओगे, है ना, रस्सी, तो रस्सी लगाने के बाद अभी तक जो आपने पढ़ रखा है और यहाँ क्या अंतर है उसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। अभी तक फ्रिक्शन नहीं था, है ना। इसको हम लोग घर्षण रहित मान रहे थे। ये जो घिरनी है और इसमें जो रस्सी है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता था, लेकिन अब इसमें फ्रिक्शन होगा, अब इसमें घर्षण होगी। तो उससे क्या अंतर होगा ये समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जब ये घूमना शुरू करेगा, है ना, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसको समझते हैं। इसमें बल कौन कौन सा लगेगा। तो क्योंकि अब इसका भी द्रव्यमान आ चुका है, तो इसका एक वेट लगेगा नीचे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जहां भी कोई भी वस्तु को आप इसको हिंज कर देंगे, उसमें जब कब्जा लगा देंगे, स्क्रू लगा देंगे, तो उसमें की लगा देते हैं, तो वहां से भी एक फोर्स निकल के आता है जिसको बोलते हैं हिंज रिएक्शन, है ना। तो ये जो हिंज रिएक्शन है, हिंज रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन किधर होगी मुझे पता नहीं, तो मैं ले लेता था दो ऐसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, RH और R ऐसे ले लेते थे। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस इसमें लगने लगे। अभी तक अब आप पुली को आइडियल मानते थे, तो उसका कोई मास नहीं होता था, उसका कोई वेट भी नहीं होता था। ठीक है, अब इसकी वेट भी होगी, इसकी भार भी होगी। ठीक, ये बात हो गई। अब सुनो, फ्रिक्शन होने से क्या होगा। फ्रिक्शन होने से इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होने की टेंडेंसी जो है उसको रोकना चाहिए फ्रिक्शन। ठीक, तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इस रस्सी को भी फ्रिक्शन फील होगा। तो इस रस्सी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो मान लीजिए इसमें एक टेंशन डेवलप हो गई ऐसे T। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण इसमें फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा इधर F। तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, इसीलिए अब यहाँ पर जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगा। तो रस्सी पुली के दोनों साइड में जो रस्सी है उसमें टेंशन डिफरेंट हो जाएगा, उसमें तनाव अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये T1 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे भी एक अलग टेंशन डेवलप हो जाएगी T2। तो आप T1 को क्या लिखोगे, T1 को लिखोगे T2 प्लस F। ठीक है, या T प्लस F, मतलब यहाँ से चेंज हो गए, समझ में आया। तो अब टेंशन अलग हो गई, क्यों, क्योंकि एक फ्रिक्शन आ गया। तो अब से जब भी घिरनी ब्लॉक का जो निकाय होगा उसमें रस्सी के दोनों साइड में टेंशन अलग अलग होगी। तो यहाँ टेंशन क्या लोगे, T2, और यहाँ टेंशन क्या होगा, T1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब और सुनो, मान लो यहाँ फ्रिक्शन इतनी है कि उसके स्लिपिंग को रोक रहा है, उसमें फिसलन नहीं हो रहा है, उसमें सापेक्षिक फिसलन नहीं हो रही, तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि अगर ये घूमना शुरू करता है ना, तब ये घूमने लगेगा। तो यदि ये घूम रहा है तो इसमें एक बल आघूर्ण लगेगा, टॉर्क लगेगा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात टेंशन अलग अलग हो गई। दूसरी बात समझ लेते हैं कि इसमें आप इधर एक फोर्स लग गया T1, इधर एक फोर्स लग गया T2। ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है mg, और यहाँ पे लग रहा है rv, और यहाँ पे लग रहा है RH। ठीक है,
ये बात है ये। तो मान लेते हैं कि इधर वाला टेंशन ज्यादा है, ठीक, और ये ऐसे घूमना शुरू कर दिया, इस प्रकार घूम रहा है, तो इसकी अल्फा की डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है। तो अब आप लिखोगे कैसे इसको? देखो T2 के कारण एक टॉर्क आएगा, अगर मैं इसी के अबाउट टॉर्क ले लूं तो इन सभी का जीरो हो जाएगा, इसका सभी का टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा इसके अबाउट लूंगा, हमेशा इस वो के अबाउट लूंगा, ये जो हिंज पॉइंट है उसके अबाउट लूंगा। तो टॉर्क अबाउट हिंज क्या लिखोगे? प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। टॉर्क अबाउट हिंज लिखोगे, ये रेडियस इसकी आर थी और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो देखो T2 की टेंडेंसी देखोगे तो वो अल्फा की दिशा में टॉर्क देगा, समझ में आ रहा है? इसके अबाउट अगर लोगे तो T2 इधर है, इसको ऐसे घुमा रहा है, इसी डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो जिस दिशा में अल्फा है उसी दिशा में बलागुण है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में अल्फा है उसी डायरेक्शन में टॉर्क है, किसका? T2 का। तो मैंने आपको कहा था कि टॉर्क अल्फा के डायरेक्शन वाला प्लस होगा, और T1 का टॉर्क देखिए, T1 का टॉर्क इसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाने में ऐसे, तो ये इसका टॉर्क माइनस लो, ठीक है। तो इसके बाद लिखोगे T2R प्लस हो गया माइनस T1R, समझ आया ये बात? क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये नेगेटिव, ये अल्फा की विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज इक्वल्स टू I अबाउट O इनटू अल्फा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक डिस्क है, एक डिस्क है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये इसकी एक्सिस होगी, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है आपको, mr²/2, m लिया था, r लिया था, ठीक है। अगर ये सिलेंडर भी होता, बेलन होता, बेलन या डिस्क या सिलेंडर, है ना, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो mr²/2 हो गया इनटू अल्फा, यही अब लिखोगे, ये मुझे सीखना है, ठीक है। अच्छा, अब और सुन लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे लटक रही है, ऐसे M1, इधर M2 का कुछ है, और इधर है M1, ठीक है, इधर है M2, तो ये हो गया घिरनी, ये हो गया ब्लॉक। तो अब ये नीचे जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो क्या इसकी भी एक्सेलरेशन a होगी? ये बताओ। तो पहली चीज यही समझ लेते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस दर से ये नीचे जा रहा है रस्सी उसको नहीं मिलेगी तो नहीं कहीं बाहर से, इसका मतलब यही की रस्सी जो है वो वहां पहुंच रही है। तो जब तक ये टाइट है, तब तक इन दोनों की एक्सेलरेशन समान होगी। ये पॉइंट भी समझ लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर सेम, ठीक है, बट टेंशन ऑन बोथ साइड्स आर डिफरेंट। समझ आ रहा है? जो तनाव है, तनाव वो अलग अलग है ना, अलग अलग होगा, ठीक, समझ आया? तनाव क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे घर्षण है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन होने से दोनों साइड में तनाव अलग अलग हो जाएगा, और इस तनाव अलग होने के कारण दोनों साइड में टेंशन के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और एक का जो टेंडेंसी है वो अल्फा के डायरेक्शन में, एक का ऑपोजिट है, इसलिए एक को प्लस लिखा, एक को माइनस लिखा। अब सुनो,
अगर एक और बात लिखी होगी क्या कि कोई स्लिपिंग नहीं हुई, नो स्लिपिंग, अगर नो स्लिपिंग है मतलब कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग मतलब नो रिलेटिव स्लिपिंग, नो रिलेटिव स्लिपिंग किसके बारे में, रस्सी और ये घिरनी है ना, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो पुली है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है ना, तो कहीं भी फिसल नहीं रहा है, कोई सापेक्षिक फिसलन नहीं है, सापेक्षिक फिसलन नहीं है, अगर ऐसी बात है तो आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर ये अल्फा तरीके से घूम रहा है ना, तो यहां के इस बिंदु का त्वरण क्या होगा, इस बिंदु का त्वरण इसका होगा अल्फा आर, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, स्पर्शीय त्वरण है ना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा आर। अब ये जो रस्सी है यहाँ पे, ये रस्सी यहाँ ए से नीचे जा रही है, तो इस रस्सी की भी एक्सेलरेशन ए होगी, तो इस रस्सी की एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी ए। तो अगर इन दोनों में कोई स्लिपिंग नहीं है, इन दोनों में यहाँ एक रस्सी है और यहाँ पे पुली है, इन दोनों में अगर फिसलन नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर है, तो A इक्वल्स टू अल्फा आर, ठीक है। उसी तरह से आप इसके वेग के बारे में भी बोल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी के बारे में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा आर, सही है। और यहाँ जो रस्सी है यहाँ क्या होगा v, तो v इक्वल्स टू ओमेगा, ये भी बात सत्य है। कब, अगर कोई स्लिपिंग नहीं है तो आप क्या क्या सीखे, जरा कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहली चीज कि यदि पुली ब्लॉक निकाय मिले, पुली ब्लॉक सिस्टम मिले, ठीक है, तो सबसे पहली चीज फ्रिक्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, है, तो फ्रिक्शन होने के कारण दोनों रस्सी में अलग अलग टेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब इस घिरनी का, इस पुली का मास होगा, तो मास होने के कारण इसका वेट आएगा mg, और क्योंकि यहाँ पे आप स्क्रू लगा रखे हो तो हिंज रिएक्शन भी आएगा, लेकिन इस हिंज के अबाउट इनके टॉर्क 0 हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों का टॉर्क लोगे, तो जो अल्फा के दिशा में होगा उस टेंशन का टॉर्क प्लस होगा, और अल्फा के विपरीत दिशा में जो टॉर्क होगा वो माइनस होगा, सही है। आर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पूरे टाइम हमेशा 90 डिग्री बनाएगा ना, क्योंकि ये टेंजेंशियल है, तो ये एफ आर साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 हो गया, सर समझ में आया, ठीक है। तो आई उसी के अबाउट लोगे जिसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो आई अबाउट हिंज लोगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन जो दोनों ही ब्लॉक्स के होंगे, जो यहाँ पे दोनों ब्लॉक हैं उनके एक्सेलरेशन सेम होंगे, रस्सी में टेंशन अलग है लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, दोनों साइड का सेम है। कब, जब ये फिक्स किया हुआ, अगर ये भी मूविंग है तो फिर कंस्ट्रेंट लगाओगे, तो वो अलग बात, ठीक है। अब सुनो आगे क्या हमने सीखा कि अगर फ्रिक्शन है और कोई स्लिपिंग नहीं है ना, वस्तु के बीच में स्लिपिंग नहीं है, रस्सी और घिरनी के बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो किसी भी प्रकार का सापेक्षिक फिसलन नहीं अगर है, तो वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ अगर चल रहे हैं तो यहाँ का त्वरण और इस रस्सी का त्वरण एक ही होगा, मतलब यहाँ का एक्सेलरेशन और इस रस्सी का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन वही होगा जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, मतलब ये ए हो गया, और इस घिरनी का क्या होगा अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, तो दोनों बराबर होगा। वही चीज आप वेग के बारे में बोल सकते हो, v इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जिसको आपको डेवलप करना है। तो टेंशन अलग होने का कारण ये है कि वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स आ गया फ्रिक्शन, वो इसी कारण टेंशन अलग हो गई, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कि a का मान क्या होगा और t1 t2 कितना होगा। और मैंने इस सवाल में दे दिया है कि m1 भारी है, ये नीचे जा रहा है a से और ये ऊपर जा रहा है a से, तो दोनों का एक क्यों होगा वो समझ आ गया है आपको, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा लेकिन दोनों की टेंशन अलग अलग होगी, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको पता करते हैं कितना होगा। तो अगर आप m1 का लिखें, m1 का
तो m1 का आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, यहाँ m1 है, ऊपर क्या लग रहा है, इधर लिख लेते हैं T1, यहाँ लिख लेते हैं T1, यहाँ लिख लेते हैं T1, ठीक है। इधर आ गया T2 और इधर भी आ गया T2, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा M1G, ठीक है, और नीचे जाएगा A। तो इसकी इक्वेशन आप लिख लेंगे, क्या आएगा बताओ, इसको लिखेंगे M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1A, ठीक है। ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर M2 का लिखो, M2 का, तो M2 में क्या दिख रहा है आपको, M2 में ऊपर दिख रहा है टेंशन T2, नीचे दिख रहा है इसका भार M2G, और ये ऊपर जा रहा है 1 से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो इक्वेशन में 1, 2 और 3 अननोन है, लेकिन आपके पास इक्वेशन 2 है, तो तीसरी इक्वेशन आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भारी है तो ये ऐसे घूमेगा, इधर वाला ऐसे घूमेगा, तो इसकी अल्फा आ जाएगी। तो मैंने इस सवाल में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दी है, मैं जनरलाइज बनाना चाह रहा हूँ उसको, ठीक। तो पुली के बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुली या ये नहीं, एक ही बात है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इधर वाला टॉर्क जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो T1 का टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे T1 इंटू R, और इधर वाला टॉर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस T2 इंटू R इक्वल्स टू I अल्फा। ये हो गई तीसरी इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से एक और अननोन आ गया, वही अल्फा, अल्फा अननोन एक्स्ट्रा है, तो 3 इक्वेशन 4 अननोन है ना, 4 ऐसे वेरिएबल जिसको नहीं पता। तो चौथी इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, इसके A और इसके अल्फा में एक संबंध होगा, और वो क्या होगा, यहां से आप लिखेंगे अल्फा R, और ये वाले का हो जाएगा 2, सही है। तो यहां से आप लिखेंगे A इक्वल्स टू अल्फा, A इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बाई R इक्वल्स टू अल्फा। ये हो गई चौथी इक्वेशन, इसको यहाँ डाल देंगे, तो ये आ जाएगा I A बाई R। अब यहाँ से R को कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा T1 माइनस T2, R इधर चला जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इनको सभी को जोड़ देंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गया, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या करोगे बताओ, अगर इनको लिखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा बोलो, दिस माइनस दिस, ठीक है, M1G माइनस M2G, ठीक है, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू इन तीनों का सम, इन तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा, M1A प्लस M2A प्लस I बाई R स्क्वायर इंटू 3। A को कॉमन ले लीजिए, इधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा आंसर, A इक्वल्स टू M1 माइनस M2G, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लीजिए A को और इधर भेज दियो, तो M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद करके रख सकते हो, इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रख लो। और नया क्या आ रहा है देखो, इसके पहले जो भी आपने सीख रखा था ना, उसमें आपका ये वाला टर्म नहीं आता था, क्योंकि इसको आपने मासलेस माना था, पुली को मासलेस माना था, इसलिए ये एक्सप्रेशन आ जाता था। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये मास ऑफ पुली नहीं है, ये मास ऑफ पुली नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली बाय आर स्क्वायर। और किसके अबाउट है, तो इसके अबाउट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे आपने इसको हिंट कर रखा है। तो मान लीजिए नोट, ये है I बाई आर स्क्वायर, ठीक है, नॉट मास ऑफ पुली, ये नहीं है, ये ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि ये एक डिस्क है, ये एक बेलनकार है, सिलेंडर है या डिस्क है, एक ही बात है, दोनों मोमेंट इनर्शिया सेम आता है। तो I बाई आर स्क्वायर उसका क्या आएगा, M बाई 2 आएगा, ठीक है। तो हाँ M बाई 2 रखोगे, M नहीं रखोगे। तो
तो इसको ऐसे समझ सकते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास। नेट ड्राइविंग फोर्स, इस सिस्टम को ड्राइव कौन कर रहा है, नेट फोर्स क्या है। तो ये इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, देखो ये इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, ये भी नीचे ले जाना चाह रहा है, तो नेट कितना हो गया, तो m1g माइनस m2g, तो आ गया ऊपर। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। बाय टोटल मास जो मूव कर रहा है, तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, ये भी घूम रहा है, लेकिन इसका मास नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय r स्क्वायर आएगा। तो सिंपल एक लाइन का आंसर है, ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। अब क्योंकि a आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो टेंशन निकल आएगा, तो इसमें रखोगे तो t2 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो t1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस याद रख लो, तो बाकी काम आप इक्वेशन वाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है, मास कैपिटल M रेडियस r और इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। इसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे पहले कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये बताना है। और देखो इधर नहीं है, इसमें मतलब रस्सी बिल्कुल ऐसे लपेटा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है तो इसको कैसे करें। वैसे तो आप इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि आपने वो इक्वेशन निकाल रखा है और मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट देखिए कैसे, नेट ड्राइविंग फोर्स, इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, वो है इसका mg, तो mg लिख दिया आपने बाय टोटल मूविंग मास। तो एक m तो खुद भी चल रहा है और दूसरा इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 बाय r स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये इसकी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, mg बाय m प्लस कैपिटल M बाय 2, हो गया सिंपल। अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ इसके h हाइट नीचे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताइए, ये सवाल है, ठीक है। अगर ये h हाइट नीचे चला गया है तब इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये सवाल है। तो इसको कैसे करोगे, बस कुछ नहीं, u 0 है, v निकालना है, a आपने यहाँ से निकाल दिया और s इक्वल्स टू h होगा। तो सिंपल क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो ये तो 0 हो गया, s कितना है h, तो v की वैल्यू क्या हो गई, √2ah, और a की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, ठीक है ना, सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसी चीज को हम फिर से करेंगे एनर्जी मेथड से। एनर्जी जब ऊर्जा के बारे में बात होगी तो फिर से ऊर्जा के मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने जो काम किया वो फोर्स और टॉर्क मेथड किया है ना, बल और बल आघूर्ण का इसमें इस्तेमाल किया। चलो एक सवाल और लेते हैं, देखो ध्यान से। इस बार क्या है कि इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ ऐसे, ठीक है, ये एंगल है थीटा और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं m2 और ये ऐसा पुली से ऊपर बंधा हुआ है और इधर एक मास है m, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यहाँ पे फ्रिक्शन है और सवाल दिया गया कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो, ठीक है, ये बताना है। तो कैसे करें इसको, हाँ ये चीज और दिया हुआ है कि ये भी, इसका भी मास दिया हुआ है, इसका मास कैपिटल M, रेडियस r, ये दिया हुआ है। तो देखो अगर स्टेप बाय स्टेप करो तो स्टेप बाय स्टेप करने पे इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, m1 की, इसकी इक्वेशन नीचे है m1g, ऊपर है t1, तो आप लिखोगे m1g माइनस t1 इक्वल्स टू m1a, पहली इक्वेशन। अब अगर m2 का लिखोगे तो m2 का, तो इधर क्या आएगा बोलो,
इधर T1 है और इधर T2, ठीक। और इधर क्या है m2g sin थीटा, सही है। और इधर ही फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन कितना होगा म्यू m2g cos थीटा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको, ऊपर में T2 माइनस m2g sin थीटा प्लस म्यू m2g cos थीटा बाय इंटू m2, हो गया सेकेंड इक्वेशन, सही है। m1 हो गया, m2 हो गया। अब इधर एक घूमने वाला लिखोगे अल्फा, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखेंगे T1 माइनस T2, r कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल्स टू I, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी डिस्क मान लो, तो I इंटू अल्फा, तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2, और अल्फा को क्या लिखोगे, अल्फा इक्वल्स टू a बाय, ठीक है। यहाँ से r को उधर भेज देंगे तो a बाई 2 हो जाएगा, ये हो गए। तो इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो तो a क्या आता है वो देख लेते हैं, आज हम मेहनत करते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 और r यहाँ पे डिवाइड होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा m बाई 2a, ठीक। इसको आप क्या मान सकते हो, इसको मान सकते हो I बाई आर स्क्वायर, है ना। चलिए अब सुनिए, ये हो गया तीसरा, ये दूसरा, इनको सबको सॉल्व करो, तो सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा m1g और इधर क्या हो जाएगा माइनस m2g sin थीटा प्लस म्यू m2g cos थीटा, ओके, इक्वल्स टू, इधर क्या है m1a, इधर m2a, इधर है ma बाई 2a, तो a को कॉमन ले लो, तो m1 प्लस m2 प्लस m बाई 2 a, ठीक है। इसको इधर भेज दोगे, आंसर आ जाएगा a, ठीक है। तो मैं इसी चीज को जब एक लाइन में करना चाहूँ तो एक लाइन में भी कर सकता हूँ। क्या आएगा जरा देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास, तो ये इसको नीचे ले जाना चाह रहा है और ये भी इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, बट सवाल में दिया है कि ये नीचे जाता है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो A इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो इन दोनों का सम कर दिया मैंने, प्लस म्यू m2g cos थीटा। ये समझ आ रहा है, मैंने एक लाइन में फ्रिक्शन लिख दिया है क्योंकि जो नॉर्मल है ना वो m2g cos थीटा के बराबर है, इसीलिए ये काम कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट। तो नेट फोर्स हो गया दिस माइनस दिस बाय टोटल मूविंग मास, तो m1 प्लस m2 प्लस इसका, तो ये कैसे लिखते हैं I बाय आर स्क्वायर, इसको I बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। तो I की वैल्यू क्या है mr स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर कट गया तो m बाई 2 है, m बाई 2 है ना, डायरेक्ट आएगा कि नहीं। तो इसको आप भी अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल डायरेक्ट, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब देखो ये हो गए सारे, एक सवाल और लेते हैं जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें। तो आपको बेसिक बातें बस याद रखनी है, क्या क्या लिखनी है, नेट फोर्स लिखना है, टॉर्क लिखना है और A इक्वल्स टू अल्फा आर लिखना है, ठीक है। ये सवाल है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इस सवाल को करने का एक अच्छा सा मेथड है जिसको मैं सिखाना चाह रहा हूँ इस सवाल के माध्यम से। देखिए इसमें ये जो भी आकार है, जो भी शेप है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सवाल में दिया गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर दो बेलन है, दो बेलनकार है, दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर यहाँ है जो यहाँ तक है, फिर इधर भी इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो है a, ठीक है, ये रेडियस है a और इसकी रेडियस क्या है b, ठीक है। अच्छा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब यहाँ एक मास है m2 और यहाँ एक मास है m4, ठीक है। अब सवाल में ये दिया है कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है। अब समझते हैं क्या क्या सेम होगा, क्या क्या डिफरेंट होगा, क्या इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी,
क्या इन दोनों में टेंशन सेम होगा? कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया था पुली वाला, उसी पुली के कंसेप्ट को यहाँ लगाना है। तो इसको करने का एक मेथड है कि इसको आप ना ऐसे देखिए, सामने से देखिए, ऐसे सामने से, ऐसे सामने से। जब आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि दो दो पुली है ना। बहुत ही आसान हो जाता है इस चीज को फिर विजुअलाइज करना। देखिए, एक छोटा सा पुली है जिसकी रेडियस क्या है? ए, इसकी रेडियस ए, और एक बड़ा सा पुली है जिसकी रेडियस बी। ठीक है, ऐसे। ठीक, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई दी गई। अब सुनो, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ऐसे, तो इसके अल्फा इस तरह से होने वाला है, अल्फा ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि ऐसे ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखो यहां से एक मास लटका हुआ है, वो है M2। ठीक है, और यहां पे एक मास लटका हुआ है, वो है M1। अब इसको स्टडी, ठीक है, तो इसमें टेंशन है T2, इसमें होगा T2, तो फिर यहां पर भी आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे T2, और इसमें टेंशन होगा T1। तो अलग इसलिए क्योंकि रस्सी अलग अलग है, तो टेंशन तो अलग हो गई। तो ये इधर आ गया T1 और इधर आ गया T1। ठीक है, अब समझते हैं इन दोनों के एक्सेलरेशन, क्या वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो आओ समझो इस बात को कि ये जब घूम रहा है ना, तो क्योंकि स्लिपिंग नहीं होगी, सवाल में दिया हुआ है स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या होगा? A2 लिख देंगे क्योंकि मैंने यहाँ A लिखा हुआ। अच्छा, तो समझो इस बात को कि रस्सी इसमें घुमाए और स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यहाँ का एक्सेलरेशन और इस रस्सी का एक्सेलरेशन सेम होगा, जैसे मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। ठीक है, तो यहाँ की एक्सेलरेशन क्या होगी? यहाँ की एक्सेलरेशन होगी अल्फा इंटू आर। आर कितना है? बी। और इसकी एक्सेलरेशन फिर क्या होगी? ये वाली होगी। लेकिन इस वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी रेडियस ए है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे अल्फा इंटू ए। तो इस वाले का एक्सेलरेशन ऐसे है इधर, और इस वाले का एक्सेलरेशन, ये रस्सी वाले का एक्सेलरेशन इधर है। तो ये और ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इनका सेम नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। तो ये अगर A2 है तो इसको आप A1 मान लो। ठीक है, तो ये A1 से जा रहा है ऊपर और ये A2 से जा रहा है नीचे। करेक्ट है, तो यहां पे लिखेंगे M2G, यहां पे लिखेंगे M1G। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। अब इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है, आपने वीडियो बना के बिल्कुल बढ़िया से। अब इक्वेशन लिखना है। ठीक, सबसे पहले फोर्स वाली इक्वेशन इन दोनों की लिख लो। तो M2G का क्या लिखोगे? M2G नीचे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, माइनस T2 इक्वल्स टू M2 A2। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बारे में लिखोगे तो क्या है? इसके बारे में लिखोगे T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। ठीक है, अब ये ऐसे घूम रहा है इस तरह से, तो T2 का टॉर्क आएगा इधर और T1 का टॉर्क आएगा अल्फा के ऑपोजिट। ठीक, तो इसको प्लस है, इसको माइनस लिखोगे। तो इस बार कॉमन भी ले सकते हैं आप, T2B, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? B, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? A, तो माइनस T1A इक्वल्स टू आई अल्फा। आई है, तो इसको कंप्लीट आई लिखोगे इनटू अल्फा। तो देखो अननोन अभी भी दो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, है ना? क्या क्या देखो, एक अननोन, दो अननोन, 3 4 और ये 5 अननोन हो गए। ठीक है, इक्वेशन है 3, तो दो और चाहिए होंगे, तो दो यहां से रिलेट होंगे ये वाले, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो क्या लिख सकोगे? अल्फा इंटू बी इक्वल्स टू A2, है ना? अल्फा बी इक्वल्स टू A2 और अल्फा A इक्वल्स टू K1। 5 इक्वेशन हो गए, इनको सॉल्व करो और आप आंसर दिखा सको। ठीक है, तो अभी मैं इतना मेहनत नहीं कर रहा इसको सॉल्व करने का, और इनफैक्ट
मैं आपसे भी अपील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, सब में वेरिएबल ले रखा है ना, ए बी सी ऐसे नंबर मैंने दिया नहीं है, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा मेहनत पड़ सकता है, बट आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। ये सारी इक्वेशन आपको ध्यान से लिखने आना चाहिए, बस यही सीखना है इससे। कभी भी इस तरह के सवाल है इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, या पहले से ही ऐसे सवाल बना हो तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी जो एक्सेलरेशन है ना, इस पर ध्यान देना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो स्लिपिंग है, स्लिपिंग नहीं होने के लिए यहाँ का एक्सेलरेशन और यहाँ का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो रस्सी जिससे बंधा हुआ है उसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, अल्फा आर यानी टेंजेंशियल, और इसकी भी एक्सेलरेशन बराबर कर देंगे, और इसकी भी टेंजेंशियल और इसकी एक्सेलरेशन बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है आगे का सवाल, ठीक। तो ये टॉर्क और अल्फा वगैरह रिलेट करने का मैंने कंसेप्ट बता दिया, ठीक। ये जस्ट कंसेप्ट है, आगे चैप्टर में यूज होने वाला है, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। तो ये मैंने बेसिक कंसेप्ट है आपको सिखाने के लिए बताया, जिसका इस्तेमाल आगे होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए, और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।